फिल्म की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों के एक ऊंचे और पथरीले हिस्से से होती है। यहाँ रिची और हेली नाम का एक जोड़ा रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है। रिची तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता है और अंततः चट्टान के ऊपरी किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाता है। वो नीचे लटकी हेली की तरफ देखता है और उसे ऊपर आने के लिए प्रोत्साहित करता है। हेली ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर चट्टान से फिसल जाता है और वो केवल अपनी रस्सी के सहारे हवा में झूलने लगती है। रिची ऊपर से उसे हिम्मत देता है और ऊपर आने को कहता है। तभी अचानक रिची के पीछे से कुछ खौफनाक घटता है। हेली को ऊपर से रिची की एक दबी हुई चीख सुनाई देती है। वो घबराकर उसे पुकारती है, लेकिन तभी खून की एक बूंद ऊपर से गिरकर सीधे हेली के चेहरे पर लगती है। उसे समझ आ जाता है कि रिची के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी सुरक्षा रस्सी को ऊपर से कोई बड़ी तेजी से खींच रहा है। अपनी जान को खतरे में पाकर हेली अपनी कमर से चाकू निकालती है और उस रस्सी को काट देती है। जैसे ही रस्सी कटती है, रिची की बेजान और खून से लथपथ लाश ऊपर से नीचे गहरी खाई में गिरती है। हेली उसे गिरते देख पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसका अपना हाथ भी चट्टान की पकड़ छोड़ देता है और वो सीधे नीचे जमीन पर गिरती है। वो घायल है, लेकिन किसी तरह उठकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करती है। भागते समय वो ठोकर खाकर गिरती है और इससे पहले कि वो उठ पाती, कोई अज्ञात शिकारी उसे पैरों से पकड़कर अंधेरे जंगल की झाड़ियों में घसीट ले जाता है। उसकी चीख के साथ ही सन्नाटा पसर जाता है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम मुख्य नायक क्रिस फ्लिन को उसकी लाल रंग की कार में देखते हैं। वो एक मेडिकल छात्र है और उसे एक इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंचना है। हाईवे पर एक बड़ा ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। क्रिस एक पुलिस अधिकारी से बात करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रास्ता साफ होने में बहुत वक्त लगेगा। वो पास के एक पुराने और गंदे गैस स्टेशन पर मुड़ता है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। क्रिस दीवार पर लगा एक नक्शा देखता है, जिसमें एक कच्चा रास्ता जंगल के बीच से हाईवे को जोड़ता हुआ दिखाया गया है। बूढ़ा आदमी उसे उस रास्ते पर जाने की सलाह देता है। क्रिस अपनी कार लेकर उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता है। वो कार में गाना बजा रहा होता है और अचानक उसका ध्यान सड़क पर पड़े किसी मरे हुए जानवर की तरफ जाता है। वो अपनी गाड़ी को देख ही रहा होता है कि तभी सड़क के बीचों बीच खड़ी एक रेंज रोवर से उसकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो जाती है। जब क्रिस कार से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात 5 दोस्तों जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवान और फ्रांसी से होती है। ये लोग पहले से ही वहां फंसे हुए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी के टायर सड़क पर बिछाए गए कंटीले तारों की वजह से फट गए थे। क्रिस और जेसी कंटीले तारों को देखते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये तार यहाँ गलती से नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर रखे थे। उनके पास अब कोई गाड़ी नहीं बची है। काफी बहस के बाद क्रिस, जेसी, कार्ली और स्कॉट मदद की तलाश में आगे जाने का फैसला करते हैं, जबकि इवान और फ्रांसी अपनी गाड़ियों के पास ही रुक जाते हैं। जंगल के रास्ते पर चलते हुए क्रिस और उसके साथियों को घने पेड़ों के बीच से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ गाड़ियों के पास इवान को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। वो चेक करने के लिए झाड़ियों के पास जाता है। फ्रांसी, जो गाड़ी के पास अकेली थी, इवान को पुकारते हुए जंगल की तरफ जाती है। उसे झाड़ियों में इवान का कटा हुआ हाथ मिलता है और वो जोर से चीखती है। तभी एक दूसरा नरभक्षी कंटीले तार का फंदा बनाकर उसकी गर्दन में डाल देता है और उसे भी मार डालता है। इधर क्रिस और बाकी 3 दोस्त जंगल में चलते हुए एक पुरानी लकड़ी के केबिन के सामने पहुंचते हैं। घर के बाहर पुरानी और टूटी हुई गाड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा है, जिससे ये साफ है कि यहाँ पहले भी कई लोग आए हैं जो कभी वापस नहीं गए। वे घर का दरवाजा खटखटाते हैं, पर कोई नहीं मिलता। वे अंदर कदम रखते हैं। केबिन के अंदर का नज़ारा किसी डरावने सपने जैसा है। मेज पर सड़ा हुआ मांस पड़ा है, जार में इंसानी अंग रखे हुए हैं और दीवारों पर अजीबोगरीब औजार लटके हैं। कार्ली जब बाथरूम के सिंक को देखती है तो वो डर से कांप उठती है, क्योंकि वहां ताजे कटे हुए इंसानी दांत पड़े हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे किसी सीरियल किलर या नरभक्षी के घर में हैं। तभी उन्हें बाहर से एक पुरानी ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। नरभक्षी वापस आ गए हैं। चारों के पास भागने का समय नहीं है। क्रिस और जेसी एक पुराने पलंग के नीचे छिप जाते हैं, जबकि कार्ली और स्कॉट एक कोने में पड़ी अलमारी के अंदर दुबक जाते हैं। 3 नरभक्षी, वे अपने साथ एक भारी बोरा लाते हैं और उसे बड़े जोर से लकड़ी की मेज पर पटकते हैं। बोरे के अंदर से फ्रांसी की लाश बाहर निकलती है। बेड के नीचे छिपे क्रिस और जेसी की आंखों के ठीक सामने नरभक्षी फ्रांसी के कपड़ों को फाड़ते हैं और उसकी लाश को काटना शुरू करते हैं। वे चारों अपनी सांसें रोककर आंखों में आंसू लिए ये खौफनाक मंजर देखते हैं। कुछ समय बाद नरभक्षी अपना काम खत्म करके वहीं फर्श पर और सोफे पर सो जाते हैं। बेड के नीचे छिपे क्रिस और जेसी, वो सावधानी से बेड के नीचे से बाहर निकलता है और फिर जेसी को बाहर आने में मदद करता है।
अलमारी में छिपे कार्ली और स्कॉट भी बहुत धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। वे दबे पांव मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस गलती से एक पुरानी लोहे की वस्तु से टकरा जाता है, जिससे हल्की सी आवाज होती है। सॉटूथ अचानक नींद में करवट बदलता है, जिससे चारों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन वो जागता नहीं है। वे दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और बिना आवाज किए पास में खड़ी पुरानी गाड़ियों के ढेर के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही वे थोड़ा दूर भागते हैं, नरभक्षियों को पता चल गया है कि उनके शिकार भाग चुके हैं। वे अपने अजीबोगरीब हथियारों और धनुष बाण के साथ बाहर निकलते हैं और हवा में सूंघकर इंसानी गंध का पीछा करने लगते हैं। लेकिन थ्री फिंगर एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर उन्हें देख लेता है। अब नरभक्षी उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। भागते समय स्कॉट पीछे रह जाता है और एक नरभक्षी उसे तीर मारता है। स्कॉट अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को आगे बढ़ने के लिए कहता है और नरभक्षियों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में भागता है। जैसे ही वो एक खुले मैदान में पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे देख लेता है और अपनी पीठ से तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाता है। पहला तीर स्कॉट की पीठ में लगता है, लेकिन तभी एक के बाद एक कई तीर उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं। क्रिस, जेसी और कार्ली एक झाड़ी के पीछे से ये सब देख रहे होते हैं और स्कॉट को मरते देख कार्ली अपनी चीख रोक नहीं पाती। नरभक्षी स्कॉट की लाश को घसीटते हुए ले जाते हैं। अब क्रिस, जेसी और कार्ली अकेले रह गए हैं। वे जंगल में और अंदर भागते हैं, जहां उन्हें एक पुराना लोहे का वॉच टावर दिखाई देता है। वे लोहे की सीढ़ियां चढ़कर टावर के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां एक पुराना रेडियो सेट है। क्रिस उसे ठीक करने की कोशिश करता है ताकि मदद के लिए सिग्नल भेज सके। काफी कोशिशों के बाद रेडियो चालू होता है और क्रिस किसी पुलिस स्टेशन या रेंजर से संपर्क करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से एक रेंजर की आवाज आती है जो उनकी लोकेशन पूछता है। क्रिस उसे बताने ही वाला होता है कि तभी बाहर का नजारा बदल जाता है। नरभक्षी टावर के नीचे पहुंच चुके हैं। टावर के नीचे उन्होंने आग लगा दी है। धुआं ऊपर आने लगता है और टावर की लोहे की सीढ़ियां गर्म होने लगती हैं। रेंजर रेडियो पर चिल्लाता रहता है, लेकिन नरभक्षी टावर के खम्भों पर कुल्हाड़ी मारने लगते हैं, जिससे टावर डगमगाने लगता है। टावर के अंदर आग की लपटें पहुंचने लगती हैं। क्रिस खिड़की से बाहर देखता है और उसे पास ही एक बड़ा पेड़ नजर आता है। वो जेसी और कार्ली को खिड़की से बाहर उस पेड़ की टहनियों पर छलांग लगाने को कहता है। सबसे पहले क्रिस कूदता है। वो किसी तरह एक टहनी पकड़कर लटक जाता है। अंत में जेसी छलांग लगाती है और पेड़ की एक मजबूत टहनी को पकड़ लेती है। उसके बाद कार्ली कूदती है और जेसी उसे सहारा देती है। नरभक्षी टावर से नीचे गिरते हुए मलबे को देखते हैं और फिर उनकी नजर पेड़ पर पड़ती है। थ्री फिंगर बड़ी फुर्ती से उसी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। क्रिस और लड़कियां पेड़ के और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। थ्री फिंगर उनके काफी करीब पहुंच जाता है। कार्ली घबराकर ऊपर देखने लगती है कि तभी थ्री फिंगर अचानक उसके सामने आ जाता है। वो अपनी बड़ी कुल्हाड़ी निकालता है और इससे पहले कि कार्ली कुछ समझ पाती, वो कुल्हाड़ी कार्ली के चेहरे पर दे मारता है। कार्ली की जान तुरंत निकल जाती है और वो पेड़ से नीचे गिर पड़ती है। कार्ली के नीचे गिरते ही जैसी सदमे में चीखने लगती है, लेकिन क्रिस उसका मुंह दबा देता है, क्योंकि थ्री फिंगर अभी भी उसी पेड़ पर उनके ठीक नीचे मौजूद है। वो नरभक्षी बड़ी तेजी से टहनियों के बीच बंदर की तरह सरक रहा है। क्रिस देखता है कि उनके पास बचने का एक ही रास्ता है, दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना। वो जेसी को हिम्मत देता है और दोनों एक साथ पास वाले घने पेड़ की टहनियों पर कूद जाते हैं। थ्री फिंगर उनके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस एक भारी सूखी टहनी को लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे नरभक्षी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। उसे गिरता देख क्रिस और जेसी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वे अभी सुरक्षित नहीं हैं। वे सावधानी से पेड़ से नीचे उतरते हैं। जमीन पर पहुंचते ही वे घने अंधेरे में छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। वे एक छोटी गुफा या नाले जैसे रास्ते से गुजरते हैं और फिर एक झरने के पास पहुंचते हैं। रात भर चलने के बाद सुबह की पहली किरण निकलती है। थके हारे क्रिस और जेसी एक सड़क के किनारे पहुंचते हैं। उन्हें दूर से एक पुलिस की गाड़ी आते दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि उनकी जान बच गई। वे सड़क के बीच खड़े होकर हाथ हिलाते हैं। गाड़ी रुकती है और उसमें से एक रेंजर बाहर निकलता है। क्रिस भागकर उसके पास जाता है और सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आता है और सीधे रेंजर की आंख में जाकर धंस जाता है। रेंजर वहीं ढेर हो जाता है। क्रिस और जेसी खौफ से भर जाते हैं। झाड़ियों में से सॉटूथ और वन आई बाहर निकलते हैं। क्रिस पुलिस की गाड़ी के नीचे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक नरभक्षी पीछे से आकर जेसी को दबोच लेता है। वे क्रिस को वहीं सड़क पर घायल अवस्था में छोड़ देते हैं और जेसी को उठाकर अपनी पुरानी ट्रक में डाल देते हैं। क्रिस अपनी आंखों के सामने जेसी को ले जाते हुए देखता है।
वो अपने जख्मी पैर को एक कपड़े से बांधता है और उसी पुलिस की गाड़ी के पीछे लटक जाता है। इधर नरभक्षी जेसी को लेकर वापस अपने उसी खौफनाक केबिन में पहुंचते हैं। वे जेसी को एक मेज पर लिटाकर उसे लोहे की जंजीरों और रस्सियों से मजबूती से बांध देते हैं। केबिन के अंदर का नजारा बेहद डरावना है। जेसी मेज पर बेबस बंधी हुई है और वन आई एक धारदार हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। जेसी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रही है, लेकिन तभी बाहर से एक तेज शोर सुनाई देता है। क्रिस ने रेंजर की उस पुरानी पुलिस गाड़ी को केबिन के ठीक सामने खड़ा कर दिया है। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट जाता है और नरभक्षियों का ध्यान भटक जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्रिस खिड़की के रास्ते अंदर कूदता है। उसके हाथ में एक नुकीला औजार है। सॉटूथ क्रिस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन क्रिस फुर्ती से बचते हुए उसके पैर पर वार करता है। केबिन के अंदर अब खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। क्रिस भागकर उस मेज तक पहुंचता है जहां जेसी बंधी हुई है। वो जल्दी जल्दी उसकी रस्सियां काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर क्रिस पर कुल्हाड़ी से वार करता है। क्रिस नीचे झुक जाता है और कुल्हाड़ी सीधे लकड़ी की मेज में जा धंसती है। जेसी के हाथ आजाद हो जाते हैं और वो पास में पड़ा एक भारी बर्तन उठाकर थ्री फिंगर के सिर पर दे मारती है। नरभक्षी थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाता है। इसी बीच आग अब केबिन की छतों तक पहुंच चुकी है। क्रिस और जेसी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन थ्री फिंगर आखिरी बार उन पर झपटता है। क्रिस एक भारी लोहे की जंजीर उठाकर उसके गले में डाल देता है और उसे जलती हुई मेज की तरफ धक्का दे देता है। दोनों तेजी से जलते हुए केबिन से बाहर छलांग लगाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, केबिन के अंदर रखे कुछ रसायनों या गैस सिलेंडरों की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा केबिन आग के गोले में तब्दील हो जाता है और नरभक्षी उसी आग में दफन हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और जेसी गाड़ी में बैठे हुए जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद गाड़ी उसी गैराज के पास रुकती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। क्रिस गाड़ी से उतरता है, दीवार पर लगा हुआ नक्शा उठाता है और बिना कुछ बोले वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है। इसके बाद क्रिस गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों वहां से अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिल्म का मुख्य भाग यहां खत्म होता है, लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी है। क्रेडिट्स के बीच में कैमरा वापस उस जले हुए केबिन की राख की तरफ जाता है। एक पुलिस वाला या रेंजर वहां जांच करने के लिए पहुंचता है। वो मलबे को हटाकर देख रहा होता है कि तभी अचानक राख के ढेर में से एक विकृत हाथ बाहर निकलता है और उस पुलिस वाले की गर्दन पकड़ लेता है। अंधेरे से थ्री फिंगर की वही डरावनी हंसी सुनाई देती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो धमाके में भी नहीं मरा और आतंक का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और फिल्म के सन्नाटे के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।